जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। आज हम लोग लेके आ गए हैं अपना फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 20। तो फर्स्ट 23 क्वेश्चन मैं यानी संजीव भाटिया आपको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक, और उसके बाद विजय सर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमारे एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, आइए हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं, और इसमें हमको बोल रहा है द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट ई। अब एक हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, और ये भी ध्यान रखना कि ये नॉन मेटालिक है विद वीकेस्ट ई बॉन्ड। तो अगर हम लोग पहले जो हमारा 15th ग्रुप के एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उनको ज़रा देख लें। तो जो बॉन्ड हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर आता है, जो स्टेबिलिटी का, वो पी सबसे ज़्यादा, उससे कम एन, उससे कम एस, और फिर एस बी, ये हमारा ऑर्डर आता है बॉन्ड एनर्जी का या स्टेबिलिटी का भी हम बोल सकते हैं। अब क्योंकि जनरल आपको ये लगेगा कि एन बॉन्ड तो सर सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड है, जो सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ ऐसा नहीं है, बिकॉज एन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको वीकेस्ट कर देता है। और पी पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा है सिग्मा बॉन्ड की, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। अच्छा, एस बी या बी आई में मेटालिक बॉन्ड है, तो इस समय ये सबकी बॉन्ड लेंथ एस पी की सबसे बड़ी है। तो बड़ी बॉन्ड लेंथ होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, और इतनी भी छोटी नहीं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिल पाए, तो सबसे ज़्यादा है। अब ये बात भी समझ लीजिए कि फॉस्फोरस नॉन मेटल है, और हमारा नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन हमारा जो आर्सेनिक और जो एंटीमनी है ये मेटलॉइड है। ये बच्चा मेटलॉइड है। हमसे पूछा गया है केवल नॉन मेटल के बारे में, और नॉन मेटल में वीकेस्ट पूछा गया। तो नॉन मेटल में तो ये दो हैं, और वीकेस्ट एन बॉन्ड है, और एन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, और इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 पूछी गई है, इसलिए सही ऑप्शन 4th हो जाएगा। यहाँ देखिए एक फिगर बना हुआ है, और इस फिगर में हमसे पूछा गया कंसीडर द गिवन फिगर एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो, ये एक ग्राफ है, यहाँ पर एनर्जी स्केल है, यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। और इसमें आप लोग इस बात को जानते ही होंगे कि इस तरह के ग्राफ में ये जो हमारा जो टॉप जो ब्रिज होता है, जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा, ईटी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये नॉर्मल एनर्जी है। नॉर्मल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का जो हमारा गैप है, यही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। और ये आप गैप देखो E1 और E2 मिला के दिया हुआ। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, या रिएक्टेंट E1 प्लस E2 है, और अगर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो बैकवर्ड में ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। दिस वन इज द एक्टिवेशन एनर्जी, जो केवल E1 के बराबर है। यहाँ इस ग्राफ से आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन या प्रोडक्ट की केवल E1 है। जहाँ तक स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो, जिस भी सब्सटेंस की एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का ये जो हिस्सा दिया है ये एंथैल्पी है, दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। क्योंकि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, तो ये अनस्टेबल है प्रोडक्ट यहाँ पर, और रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। मैंने आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन E1 सही है।
प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये गलत हो गया क्योंकि प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए वो लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मोर स्टेबल बोल दिया, सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 सही है। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, फिर गलत हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, सही हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 E2, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं है दोनों की E1 E2 होने की वजह से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली हमारा इस तरीके से काम चल जाता है कि हम लोग यहाँ जो सेंट्रल एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हम लोग ने निकाली तो देखिए क्रोमियम की +3 है, यहाँ पे मैग्नीज की +7 है, यहाँ पे Ti की +3 है और यहाँ पे स्कैंडियम की भी +3 है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद बेसिक अगर हम लोग ये देखें कि जो हमारे डी ब्लॉक के मेटल आयन हैं उनमें जो 3D सीरीज़ वाले आयन हैं उसमें स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, वेनेडियम 5+ और इसके अलावा Cu+1 और Zn 2+, ये कलरलेस आयन होते हैं, कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक। तो पहले तो हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं कि किसके पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम के पास +3 है, इसमें है नहीं। Mn के +7 है, हालांकि +7 स्टेट में भी KMnO4 डायामैग्नेटिक है, बट ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से पर्पल कलर का होता है। तो मुझे कलरलेस देखना था, तो ये तो कलर्ड है, ये भी कलर्ड है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से, ये DD ट्रांसफर की वजह से। टाइटेनियम पे +3 अगर +4 होता तो कलरलेस हो जाता, स्कैंडियम पे +3 तो कलरलेस है, इसलिए 4th ऑप्शन सही हो गया। ये देखिए ये सब NCERT में कलर दिए गए हैं और सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक का दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, क्योंकि देखो अगर कलरलेस है तो उस पर जो विजिबल लाइट गिर रही है उसका वो कोई भी स्पेक्ट्रम या कोई भी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा विबग्योर मान लो किसी सब्सटेंस पे गिरी और विबग्योर लाइट में से कोई भी वेवलेंथ की लाइट वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब ना करे तो फिर रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा और कोई कलर हमको नहीं दिखाई देगा। हाँ, और कलर का मैकेनिज्म यही होता है कि अगर किसी सब्सटेंस पे विबग्योर गिरा, वाइट लाइट गिरा, और वाइट लाइट में उस सब्सटेंस ने ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो रेड होगा और वो सब्सटेंस हमें रेड दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि किसी सब्सटेंस पे लाइट गिरे तो वो लाइट एब्जॉर्ब क्यों करता है? नीचे वाली एनर्जी, कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में भेजने के लिए, DD ट्रांसफ़र के लिए, FF ट्रांसफ़र के लिए। तो अब हमको वो पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी कलरलेस कौन है। अब फिर से वही काम हम लोग को करना है कि यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो बेसिकली ये जो हमने आयंस बताए थे आपको Cu+1, Zn+1 +2, Sc3+, Ti4+, V5+, इन सब में ये लोग आयन असल में कलरलेस होते हैं क्योंकि ये डायामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इन लोग के पास D10 होता है और इनके पास D0 होता है। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं आ रहा हमारा, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि ये लोग कलरलेस हैं? तो फिर ये जो लीगेंड है इनको देखना होता। अगर कोई स्ट्रॉन्ग लीगेंड है और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी पेयर्ड कर देता है, यानी कि डायामैग्नेटिक स्पीसीज हो जाती है, तो फिर DD ट्रांसफ़र डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब DD ट्रांसफ़र डिफ़िकल्ट हो जाता है तो कलरलेस स्टेट आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ने देखा कि यहाँ वाटर तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा नहीं, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है।
अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर D2sp3 की वजह से पेयरिंग होगी नहीं, निकिल में पेयरिंग होगी। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। निकिल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 से स्टार्ट होगा, 3d8 4s2, तो भाई देखो निकिल का होता है, 3d8 4s2 निकिल का होता है। अब अगर आपने यहाँ पे निकिल 2+ बनाया तो यहाँ 4s 0 हो जाएगा, 4p में भी 0 पड़े रहेंगे, 4p में भी 0 पड़े रहेंगे। अब अगर ये D है, ये S है, ये p ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच्चा फिलिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसने पेयरिंग करा दी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा साइनो का, 4 साइनो है, 1 2 3 4, D2sp2 हाइब्रिडेशन है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। सो ये कलरलेस हो जाएगा और ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा विजिबल लाइट को। क्रोमियम के केस में ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 4s0। अब जब अमोनिया को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो वो यहाँ से डोनेट कर देगा बिना इसको पेयर कराए। इस वजह से CrNH3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे और dd ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी और एब्जॉर्ब करने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी विबग्योर में से या वाइट लाइट में से, विजिबल लाइट में से। सो इसका हम लोग ने आंसर सही क्या माना, थर्ड मान लिया। अब मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है और ये इक्वेशन की सहायता से मुझे एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हीनियस कांस्टेंट को पता करना है। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। तो आर्हीनियस इक्वेशन हमारी ये होती है, K = AE⁻⁻ EA/RT, ये आर्हीनियस इक्वेशन होती है। लेकिन जो मुझे डेटा गिवन किया गया है वो log K के फॉर्म में गिवन किया गया। log K लिखा तो log बेस 10K होगा, जब कुछ नहीं दिया होता तो अंडरस्टूड 10 होगा, या तो log बेस E लिखा होता या ln लिखा होता तो हम अलग ढंग से उसको देखते। log बेस 10K में, तो इस रिएक्शन को पहले मुझे log बेस 10K फॉर्म में लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले तो log लिया, तो ये log जब हम लोग ने लिया log K, तो ये मुझे मिल गया log A और मुझे मिल गया प्लस log E⁻⁻EA/RT। और अभी ये जब हम लोग log ले रहे हैं तो ये log बेस E है, log बेस E। अब अगर हम लोग ने इसको थोड़ा सा और इजी किया, log बेस E K = log बेस E A, और ये EA/RT इधर आ गया तो EA/RT log EE, और log EE 1 होता। अब इसको हम लोग ने थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जिससे कि हम लोग मेन इक्वेशन पे आ पाएँ। अब अगर हम इसको log बेस 10 में बदलेंगे तो इधर 2.303 आ जाएगा, इसको log बेस 10 बदलेंगे इधर 2.303 आ जाएगा। अगर हम पूरी रिएक्शन को 2.303 से डिवाइड कर दें तो ये मुझे फाइनली इक्वेशन मिलेगी, log बेस 10K = log बेस 10A और इसी तरीके से माइनस EA/RT 2.303 ये आ गया। अब जो मुझे इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन से इसको कंपेयर करो। log K = 15 - 1000/T। तो पहला कंपैरिजन अगर देखें तो पहला कंपैरिजन ये हो गया, ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि log बेस 10A = 15 होता है। तो अगर हम लोग इसका एंटी लॉग लेंगे
ये डिसिमल पॉइंट 00 कर दें तो a बराबर एंटी लॉग 15.00, तो ये जो है ये 10 की पावर हो जाएगा और log 1 बराबर 0 होता है तो a इक्वल टू 10 टू दी पावर 15 आ जाएगा, 1 इंटू 10 टू दी पावर 15। तो देखिए सर यहाँ 10 टू दी पावर 15 है, यहाँ 10 टू दी पावर 15 है, ये दो तो पहले गलत हो गए -15 वाले। अब दूसरे को मुझे कंपेयर करना है, तो मेरे पास अब दूसरा क्या रिलेशन आ रहा है, EA अपॉन 2.303 RT इक्वल टू 1000/T। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, EA अपॉन 2.303 RT इक्वल टू 1000/T। T से T कैंसिल हो गया, T से T बच्चा कैंसिल हो गया। अब EA में 2.303 R इंटू 1000 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख लें यूनिट कौन सी ली गई, किलो जूल, जूल, किलो जूल। तो देखो ये किलो जूल वाले तो कट गए, 1 किलो जूल 1 जूल है, पहले जूल वाला इस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आ गए EA इक्वल टू 2.303 और R की वैल्यू अगर जूल में रखोगे तो 8.314 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो अब ये देखो 8 2 16, तो 16 यानी कि थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे तो 18 19 तक आने लगेगा, 19 इंटू 10 पावर 3 यानी कि 1.9 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 1.9 इंटू 10 टू द पावर 4 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो सर्वसहमति से इसका आंसर थर्ड डिसाइड हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या है कि एक सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है। सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन कौन है, बना के देख लेते हैं। ये है, देखो साइक्लोहेक्सेन तो ये है और इस पे ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 1 2 3 4 और 2 डिग्री का कार्बन। अब इस कंपाउंड पर हमको रिएक्शन करनी है ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगेगी। अब हम लोगों ने इसकी रिएक्शन Br2H न्यू से कर दी, तो यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगने जा रही है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुझसे मेजर प्रोडक्ट मांग रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट में सबसे पहले देखो हम इस C को देखते हैं। अगर ये C फ्री रेडिकल बना तो इसके बगल में अल्फा वाले C पे 2H है, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी होगी। अगर ये फ्री रेडिकल बना तो यहाँ CH3 होगा, 3 यहाँ, इसको हम लोग पहले लिखते जा रहे हैं साथ साथ में। ये हमारा 2 अल्फा H की स्टेबिलिटी रख रहा है और इसमें 3 और 1 4, ये 4 अल्फा H की स्टेबिलिटी रख रहा है। ये वाला जो कार्बन है 2H यहाँ, 3H यहाँ, 5 और 1H यहाँ, 6 अल्फा H की स्टेबिलिटी रख रहा है। और ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये केवल 1 अल्फा H की स्टेबिलिटी रख रहा है। अगर ये फ्री रेडिकल बनता है तो 2 यहाँ 4 और 1 यहाँ, 5 अल्फा H की स्टेबिलिटी रख रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड कार्बन है वो ये है, ये 6 अल्फा H की स्टेबिलिटी रखता है। तो Br इसी पे जाके जुड़ेगा, तो इस पे जुड़ेगा तो 5 अल्फा H की स्टेबिलिटी मिलेगी, ये हो नहीं सकता। इस पे जुड़ेगा तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर इधर भी देख लो तो इस वाले कार्बन को कितना मिलेगा, 1 और 2 3 अल्फा H, तो ये भी नहीं हो सकता। इस वाले को 4 अल्फा H का सपोर्ट मिल रहा था, हो सकता था, इस वाले को 6 अल्फा H का मिल रहा। तो सबसे जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे होगा वो मेजर प्रोडक्ट 4 वाला होगा। अच्छा, ब्रोमो में लेस रिएक्टिव मोड सेलेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि इसमें अगर हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी केवल देखें
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन से। तो देखो ये वाला कार्बन भी टर्शरी है और ये वाला कार्बन भी टर्शरी है, तो टर्शरी से देख नहीं पाओगे। और सेकेंडरी और टर्शरी में टर्शरी की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी ब्रोमिनेशन में, क्योंकि वो 1600 टाइम मोर रिएक्टिव होगा, मोर जो है आपका प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसलिए हम इसमें वो तो देख नहीं सकते 1600 इंटू 82:1 वाला, सिंपली ऐसे ही आप देखेंगे। तो अभी यहाँ पर ये वाला सबसे बेटर हमारा ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ के बाद हमारा आना चाहिए था कौन सा, फोर्थ के बाद हमारा आना चाहिए था फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद सेकंड। फोर्थ से कम होगा फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर में, और फर्स्ट से कम होगा थर्ड, और थर्ड से कम होगा सेकंड, ये ऑर्डर होगा। इसलिए सही आंसर फोर्थ हो जाएगा, और इसको हम लोग टिक भी कर लेते हैं फोर्थ। देखिए अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। अब यहाँ पे कुछ हमको कंपाउंड्स दिए गए हैं और इनको एमीन में बदलना, किस रीजेंट की हेल्प से बदलेंगे। तो देखिए ये एमाइड है, एमाइड को LiLH4 से आप बदल सकते हो आसानी से एमीन में। फिर ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन को SnHCl या FeHCl की सहायता से रिडक्शन कर सकते हैं एनलीन में, और FeHCl ज़्यादा उपयोगी है SnHCl की तुलना में। NCERT में लाइन लिखी हुई है एमीन्स चैप्टर में। तो अभी ये यहाँ पर SnHCl या FeHCl हो सकता था, तो B को 4 मिल गया। अब A को थर्ड और B को 4, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा फोर्थ ऑप्शन में, तो इसी से हम लोग फोर्थ का अंदाज़ा लगा सकते थे। लेकिन अगर आप चाहें तो आगे भी मिला सकते हैं, आगे अगर मिलाने का मन है तो RCN इसका कैटालिटिक रिडक्शन करा देंगे हाइड्रोजन से, तो मुझे मिल जाएगा C का सेकेंड। और ये देखिए ये हमारा थैलीमाइड है, और थैलीमाइड से अगर हमको बनाना है एमीन, तो अब हमको यहाँ पे N एल्किल थैलीमाइड है ये, और इससे हमको मिलेगा क्या NaOH। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, इसको मिलेगा NaO और यहाँ एक H, और फिर NaO और यहाँ पे एक H, तो RNH2 मिल जाएगा। दैट मीन्स ये D किसके साथ जाएगा, फर्स्ट के साथ, तो C जाएगा सेकंड के साथ, D जाएगा फर्स्ट के साथ, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में मुझे कह रहा है कि RBr है और Mg के साथ रिएक्ट किया, तो RBr Mg के साथ रिएक्ट करेगा बच्चा। तो देखो RBr ने Mg के साथ रिएक्ट किया, और जब Mg के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, तो सर बना दिया RMgBr। अब RMgBr बना दिया, जब RMgBr बन गया तो इसकी हम लोग ने करी हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन की। तो वाटर के साथ रिएक्शन की तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और वाटर का H इसको मिल जाएगा, OH इसको मिल जाएगा, और मुझे एक एल्केन मिल जाएगा। अब वो मुझसे कह रहा है कि मान लीजिए ये एल्केन बना है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ RBr, ये RBr कितने प्रकार के हो सकते हैं जिनसे यही प्रोडक्ट मिले। तो देखो ऐसे इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है इसमें यहाँ MgBr बनता, यहाँ MgBr बनता, तो ये जब ब्रेक होता तो इसको यहाँ पर एक H मिल जाता, यानी कि ये जो हमारा पहला कंपाउंड है वो ये होता, ये हमारा कंपाउंड होता। ये अब Mg यहाँ बीच में आ जाता और जुड़ जाता, फिर यहाँ पर H आ जाता और ये हमको प्रोडक्ट मिल जाता। अब MgBr यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी MgBr हो सकता था। यहाँ MgBr होने का सेंस है कि ये प्रोडक्ट ऐसे होता, यहाँ Br होता, फिर बीच में Mg आ जाता। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमारा MgBr बनता
और फिर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते तो H यहाँ पर आ जाता और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता। ग्रिग्नॉट एजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्केन देता। तो एक प्रोडक्ट हम लोग इसका बना लेते हैं, ये Br यहाँ लग गया और एक या तो यहाँ जुड़ जाए और या यहाँ जुड़ जाए, सेम बात होती है, सेम प्रोडक्ट बनता। तो अब इसमें एक प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, या हम इसको डायरेक्ट, जो लोग जानकार हैं वो ये कि इसके इस कंपाउंड के 4 ब्रोमो डेरिवेटिव बन सकते हैं। ये 1 ब्रोमो डेरिवेटिव, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, तो वैसे भी आप निकाल सकते थे। अगर आपको वो आइडिया क्लिक कर जाए तो आप टाइम सेव कर सकते हो, सीधा ऐसे बना सकते हैं। मेरा काम समझाना था। तो देखो 4 पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। एक कंपाउंड है, उसके चारों तरफ 3 एटम है। और कौन सी शेप वो नहीं बना सकता। तो ट्राइगोनल पिरामिडल, तो वो ऐसे होगा A B B B और एक लोन पेयर। तो देखो 3 एटम, 1 2 3, तो ये तो बना सकता है भाई। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, A फिर 3 B ऐसे, ये तो बिना 5 एटम के नहीं बन पाएगा। तो ये आउटर 3 एटम से तो नहीं बन सकता, तो ये तो भाई 5 एटम से मिलकर बनेगा। तो यही आंसर हो जाना चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर A है और ये 3 B हैं, जैसे कि BF3 होता है, जैसे AlCl3 होता है, तो ये बन सकता था। और T शेप, ये A है और बाहर 3 B है, तो T शेप भी बन सकती है। तो सही आंसर जो नहीं बन सकता वो सेकंड वाला नहीं बन सकता। 2 स्टेटमेंट दिए, व्हेन मेथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। मेथाइल अल्कोहल और वाटर मिलेंगे तो ये राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करेंगे। और कैसा डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। मेथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से शो करता। और जो पॉजिटिव डेविएशन वाले जब एजियोट्रॉप बनाते हैं तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं। तो मेथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे इवापोरेट होंगे। और ये कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, नहीं भैया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। तो ये कम बॉइलिंग पॉइंट पर होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। मेथाइल अल्कोहल और वाटर बनाते हैं पॉजिटिव डेविएशन मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ते हुए बता रहा, तो ये गलत हो गया। When a volatile solute is added to a volatile solvent, elevation in boiling point is observed, ये भी गलत हो गया, क्योंकि जब वोलाटाइल की जगह नॉन वोलाटाइल जब सॉल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर घटता और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन अगर वोलाटाइल सॉल्यूट ही मिला रहा हो तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बल्कि कम हो जाएगा। तो ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन नहीं होगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर फॉल्स, यानी कि 55 का 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट में बताना है कि कितने स्टेटमेंट गलत है, नहीं कितने स्टेटमेंट सही है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए एक एक पढ़ते हैं और डिस्कस होगा आपसे। Solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration are called ideal solution। सही है। जो सोल्यूशन हर कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, सही है। हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, ये भी सही है। होता क्या है कि जब किसी गैस को कम मात्रा में पानी के संपर्क में लाया जाता है, यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, तब ये लॉ काम करता है। अगर गैस ज़्यादा मात्रा में लाओगे तो खतरा ये रहता है कि गैस और वाटर की रिएक्शन ना हो जाए।
अगर गैस और वाटर की रिएक्शन हो जाएगी तो इस लॉ से डेविएशन देखने को मिलेगा, जो हेनरी लॉ हमारा है। इस वजह से ये डाइल्यूट सोल्यूशन में ही हेनरी लॉ प्रॉपर एप्लीकेबल होता है, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन में नहीं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, गलत हो गया जनाब, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रोप बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अभी बताया था कि जब हम लोग दो सब्सटेंस मिलाएं और वो डेविएशन शो करने लगे, अगर पॉजिटिव डेविएशन जैसे अल्कोहल वाटर शो कर रहे हैं तो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे सेम बॉइलिंग पॉइंट पे इवापोरेट होंगे, तो सही है। राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ये भी बात सही है। तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट सही है, तो फोर्थ हो गया। सही वाला बताना था ना, रॉन्ग एक है। 56 का ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 57 पे चलेंगे। द राइस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो स्मॉल w 1.8 ग्राम दिया है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कैपिटल W 100 ग्राम है, और राइस इन बॉइलिंग पॉइंट यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB हमारा 0.1 है, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट KB हमको निकालना है, और ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी 1 होगा। अब मेरे को जो फॉर्मूला पता है वो है पता डेल्टा TB इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू KB इंटू I अपॉन कैपिटल W इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ग्लूकोज का मोलर मास हम सब जानते हैं 180 होता। अब जो जो वैल्यूज़ दी गई वो पुटअप करो। डेल्टा TB 0.1 रख दिया है, और 1000 इंटू स्मॉल w रख दिया है 1.8, KB मुझे निकालना है, I इक्वल टू 1 होगा, कैपिटल W 100 होगा, और ये होगा 180। तो अब अगर हम इसको 180 को यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 18,000 आता, और ये 1800 आता, यहाँ 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 हो जाएगा, तो KB इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 केल्विन पर मोलल हो जाएगा। आइडेंटिफाई द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस दैट इस आर लो स्पिन। लो स्पिन कौन होते हैं सर? जिनमें पेयरिंग हो जाती है, जिनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो लो स्पिन होते हैं। अब देखिए इसमें पहले देखिए साइनो स्ट्रॉन्ग है, एनो भी स्ट्रॉन्ग है, बट ये हेट्रोलिप्टिक है, तो ये तो फील्ड से बाहर हो गया। फ्लोरो वीक फील्ड है, ये पेयरिंग करेगा नहीं, तो ये हाई स्पिन बनाएगा। साइनो हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, और क्रोमियम में वीक फील्ड है, ये नहीं होगा। तो अब मेरे पास कौन बच रहा है? C और D, ये लोग लो स्पिन बनाएंगे क्योंकि इनमें पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पेयरिंग होगी नहीं, वैसे भी अगर स्ट्रॉन्ग भी होता तो हाँ +2 है तो हो सकता था, तो वाटर है, वीक फील्ड है, इसमें ये वीक फील्ड है, पेयरिंग होगी नहीं, तो मुझे मिलेगा कौन सा? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग कर देगा, साइनो पेयरिंग कर देगा, C और D, यानी कि थर्ड ऑप्शन 58 का मिलना चाहिए। और जो पहले वाला है उसमें आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ पे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स आ गया, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ होमोलिप्टिक चाहिए था। 2 स्टेटमेंट, स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व्ड फॉर अ 2px टू 2py ट्रांजिशन, गलत, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन तभी आती है जब ऐसे दो लोगों के बीच में ट्रांजिशन हो जिनकी एनर्जी अलग अलग हो। ऐसे दो शेल या सब शेल की बात करेंगे, लेकिन ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है, तो इनमें स्पेक्ट्रल लाइन आएगी नहीं। 2px एंड 2py आर डीजेनरेट, ये तो सही हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, तो फोर्थ वाला होना चाहिए। 59 का फोर्थ हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा फॉल्स और स्टेटमेंट सेकंड है ट्रू। 60 फिर से 2 स्टेटमेंट आ गए।
नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लैसिग्ने टेस्ट। जी हाँ, सही है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट टू आयनिक, बिल्कुल सही। फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद मैग्नीशियम, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सोडियम। हम लोग सोडियम के साथ फ्यूजन करते हैं, मैग्नीशियम के साथ नहीं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा सही आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट बताने। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कई ऐसे एलिमेंट हैं जो उनके स्पेक्ट्रम की विशेषता के आधार पर ही डिस्कवर किए गए। जैसे हीलियम, जब सन में पहली बार स्पेशल स्पेक्ट्रल लाइन पाई गई तो हीलियम को ट्रेस किया गया, और इसीलिए हीलियम नाम हीलियोस से आया है। हीलियोस मतलब होता है सन, सोलर। अब ये वाला सही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर सेम ऑर्बिटल में है तो दोनों की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगी, स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होगी। एक की होगी +½ दूसरी की होगी -½ तो हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम आर 3d4 4s2। ये बात गलत हो गई। सब जानते हैं 3d5 4s1 होगा। स्मॉलर द साइज ऑफ ऑर्बिट, लोअर इज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। सही बात है, जितना छोटा होगा उतना न्यूक्लियस के पास होगा, और नीचे वाली ऑर्बिटल या न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। तो बच्चा बता दो यहाँ कितने स्टेटमेंट सही हो रहे हैं हमारे? बी सही हो रहा है और ए सही हो रहा, और क्या सही हो रहा है? डी सही हो रहा। लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन केमिकल 2 इलेक्ट्रॉन, अरे ये कहाँ सही हो गया? ये तो स्पिन क्वांटम नंबर से चेक होता है ना। तो हमारा ए सही हो रहा है और डी सही हो रहा है, और ए और डी किस में सही है? सेकंड में। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो गलती से उसमें ट्रिक हमने गलत कर दिया था। तो 61 का हमारा हो जाएगा ए और डी। फॉल्स पूछा, फॉल्स तो बी और सी है। फॉल्स हमसे पूछा गया है, तो बी और सी हमारे 2 फॉल्स हैं, और ए और डी हमारे करेक्ट हैं। अगर करेक्ट पूछा होता तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन, तब हम लोग सेकंड ऑप्शन से आ जाते, अभी फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर से स्टेटमेंट आ गया, द ग्रेटर द डिसऑर्डर इन आइसोलेटेड सिस्टम हायर इज द एंट्रोपी। एंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या आपका रैंडमनेस होती है, ये सही है। डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर वुड मीन्स इंक्रीज इन एंट्रोपी, सही हो गया। डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि स्ट्रक्चर कितना कम रेगुलर हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर मान लो हमारा कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, उसकी एक ज्योमेट्री होगी, वो स्ट्रक्चरल पैकिंग होगी उसकी ज़्यादा। लेकिन अगर हम उसको हीट कर दें और वो लिक्विड स्टेट में आ जाए या वेपर स्टेट में आ जाए तो उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे डिक्रीज इन रेगुलरिटी हो गई और इंक्रीज इन इरेगुलरिटी हो गई। तो ये हो जाएगा एंट्रोपी बढ़ जाएगा। लिक्विड वाटर से वाटर वेपर की एंट्रोपी ज़्यादा होती है और लिक्विड वाटर की ज़्यादा होती है सॉलिड वाटर से। तो ये भी सही, ये भी सही। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसलिए फोर्थ ऑप्शन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 62 में दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में चलेंगे। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम 0.05 मोल पर लीटर HCl। ठीक है, मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी का डेटा पहले लिखा, 0.05 मोल पर लीटर HCl सोल्यूशन ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अच्छा भैया,
डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में हमको रेडियस की नीड होती है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो रेडियस अपॉन d/2 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, 0.05 आ गया। और लेंथ 0.50 मीटर है, ये सेंटीमीटर ये मीटर गड़बड़ करेगा, तो 0.5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, इसको भी सेम यूनिट में कर लिया। अगर ये यूनिट नहीं देखा तो आपका गलत हो जाएगा। इस 100 ओम यानी कि रेजिस्टेंस 100 ओम दिया, 100 ओम लगा लिया। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालिए। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला λm इक्वल टू 1/r इंटू L/A इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। और ये 1000 अपॉन मोलरिटी में जब हम लोग λm निकालेंगे तो इसकी यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर हमको ये साइमन मीटर स्क्वायर में चाहिए होता तो 1000 भी नीचे आ जाता, उसका अलग फॉर्मूला होता। ऑप्शन में 2 मीटर दिए 2 सेंटीमीटर दिए, चलो पहले सेंटीमीटर्स कर लेते, नहीं आएगा तो मीटर में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एरिया में नहीं दिया, सेल कांस्टेंट या तो दे देता, एरिया दे देता, एरिया नहीं दिया, तो एरिया हम लोग यहाँ πr² ले लेंगे, πr² एरिया ले लेंगे। तो एक फॉर्मूला और बढ़ा लेते हैं, λm इक्वल टू 1/r इंटू L πr² इंटू 1000 बाय मोलरिटी। अब डेटा पेस्ट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो डेटा पुटअप करो, λm इक्वल टू 1/100, r बराबर 100 है, L हम लोग ने रखा है 0.5 इंटू 10⁻² यानी 50 सेंटीमीटर हो गया लेंथ, और हमारी रेडियस है 1, तो 3.14 पाई का वैल्यू हो गया इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1000, और मोलरिटी है 0.05। अब इसको कैलकुलेट करिए, सब कट जाना चाहिए, यहाँ से 2 0 कट कर दीजिए, 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए, और ये हमारा हो गया 500, और ऊपर हम लोग यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल हटाने पे 2 0 आ गए, यानी 50,000 आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 50/3.50 तो पहले कैंसिल करो भाई, ये यहाँ से कैंसिल कर दो, 5 से 1000 आ गया, 1000 आ गया तो 10,000 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा कर ले रहे, 10/3.14 इंटू ये कर ले रहे 10⁻3, 10⁻3, 10 ये ले लिया, 10⁻3, और 10/3 लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, सब 3 पॉइंट समथिंग में ही है, तो ये 3.1 मान लो, 3.18 मान लो, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3.18 इंटू 10⁻3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो 3.18 तो आ नहीं रहा, 31.18 आ रहा है सेंटीमीटर में, और 3.18 मीटर स्क्वायर में आ रहा, तो ये मैच नहीं कर रहा, ये 0.31 तो नहीं मैच कर रहा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कन्वर्ट करते, कहाँ कन्वर्ट करें, ऊपर कन्वर्ट करते हैं। अब ये हम लोग ने ऐसे लिख लिया इसको, लेमडा इक्वल टू 3.18 इंटू 10⁻³ इंटू 1 साइमन्स, और ब्रैकेट में सेंटीमीटर की जगह पे 10⁻⁻² मीटर की पावर 2 मोल इनवर्स।
तो ये आ गया सर हमारा 10⁻⁻⁴, और 10⁻⁻⁴ से ये कट गया तो 0.318। अब मिलाओ आंसर। अब मीटर स्क्वायर में आ गया 0.318, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का देखिए, थर्ड ऑप्शन आपका आया था कि नहीं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप निकाल पाएंगे। सीधा सीधा यहाँ पे परसेंटेज निकालने वाला फॉर्मूला लगाना। परसेंटेज ऑफ सल्फर 32/233 इंटू वेट ऑफ BaSO4 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेटा पुटअप करेंगे। 32/233, वेट ऑफ BaSO4 0.4813 है इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.157 है। इसको सॉल्व करिएगा, उम्मीद है 42.10% तक आएगा। तो 64 का हमारा ऐसे फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में मुझे 3 डेटा गिवन किए गए हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, और मुझे एक रिएक्शन में निकालना। तो अब इस रिएक्शन में देखो Ag प्लस से Ag सॉरी Ag प्लस से Ag तो मेरा बन रहा है, मुझे डेटा गिवन है, लेकिन मुझे फेरस से फेरिक चाहिए, और यहाँ फेरिक से आयरन है, फेरस से आयरन है। तो पहले तो मुझे काम क्या करना पड़ेगा कि फेरस से फेरिक का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 2 क्वेश्चन का सम करना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पर फेरिक, आपने ये ट्रिक पढ़ी होगी, फेरिक से फेरस जाओ, फेरस से आयरन आओ, या डायरेक्ट आ जाओ। तो इसमें एक हमारे पास रिलेशन होता है। देखो इसका डिफरेंस चार्ज का देखो 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और इसका पोटेंशियल लिखेंगे E0Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe। इनका देखा था, पोटेंशियल लिख लिया, और इसका चार्ज का डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एक बार में जाओ या 2 बार में जाओ। अब फेरिक से फेरस जाएंगे तो चार्ज का डिफरेंस कितना है, 3 - 2 1, तो 1 लिख दिया। और E0 फेरिक से फेरस, फिर प्लस, अब फेरस से आयरन जाओ तो कितना डिफरेंस है चार्ज का, 2, और यहाँ 0, तो 2, और E0 फेरस ऑब्लिक Fe। अब आप देखिए क्या क्या वैल्यू आपको पता और क्या आपको रखनी है। तो देखिए फेरिक से आयरन आपको Z दिया गया है, तो हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, 3Z इक्वल टू फेरिक से फेरस आपको निकालना है, फेरस को निकालना है। तो E0 फेरस आपको निकालना है, और प्लस, अब देखो फेरस से आयरन आपको दिया, फेरस से आयरन Y दिया, तो 2Y। अब इस तरीके से बच्चा जो मेरा पोटेंशियल आ गया, वो पोटेंशियल ये आ गया, E0 जो मुझे चाहिए भी था, E0 फेरिक ऑब्लिक फेरस, ये बराबर हो जाएगा 3Z - 2Y। 3Z - 2Y हो गया। अब हम लोग इस वाली इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जब इस वाली इक्वेशन के लिए निकालोगे तो ये इक्वेशन आएगी, E0 सेल
इसमें ई नॉट फेरस कन्वर्ट हो रहा है फेरिक में, प्लस एजी प्लस कन्वर्ट हो रहा है एजी में। अब बच्चा फेरिक से फेरस आपका 3Z-2y था, यहां फेरस से फेरिक है तो बस साइन बदल जाएगा, तो -3Z-2y प्लस एजी प्लस से एजी का x। तो अब सारी वैल्यू सीधी कर लेते हैं और यहां पर दूसरे पेन से लिख लेते हैं ऊपर। तो इसको जब हम लोग ने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे ई नॉट सेल हमारा आया, ई नॉट सेल आ गया +x माइनस माइनस +2y और -3z। अब आपको ढूंढना है अपने चारों ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में ये आ रहा, x + 2y - 3z इसमें आ रहा। तो इस तरीके से हमारा 65 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए इस रिएक्शन में 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, विच वन अमंग द 4 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद HBr एट फास्टेस्ट रेट। तो HBr के साथ यहाँ रिएक्शन होगी। अब HBr के साथ सॉल्वेंट तो बताया नहीं कि पर ऑक्साइड है या एसिटिक एसिड है, कैसा सॉल्वेंट है। तो हम लोग जनरली ये मानेंगे, एक्वस दिया मीडियम तो जनरली मानेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो पहले कैटायन बनाना होगा, यानी कार्बोकैटायन। तो इसमें देखो जब कार्बोकैटायन बनाओगे, इसमें ये कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और इसमें यहाँ पे O का -I इसको अनस्टेबल कर रहा होगा। जब आप ये वाला ऐसे ब्रेक करोगे और इसको कार्बोकैटायन बनाओगे तो यहाँ बैक बॉन्डिंग से इसको हाईली स्टेबिलिटी मिल रही होगी। इसको जब आप ऐसे तोड़ोगे तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और मेथाइल का उसको सपोर्ट मिल रहा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से भी सारी तरह से। और जब इसमें आप ब्रेक करोगे तो इसमें भी आपको वही सेम पोजीशन मिलेगी। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से अनस्टेबिलिटी है और यहाँ बैक बॉन्डिंग की वजह से मोर स्टेबिलिटी है। तो इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन सेकंड में यानी क्यू में होगी। इस तरह से हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से इस चीज को समझ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 67 में मुझे कहा गया है कि आप बताइए अगर Z न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में कौन होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। Which of the following linear combination of atomic orbital will lead to formation of molecular orbital, यानी molecular orbital कौन बनाएगा, कौन सिग्मा पाई बनाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये अगर Z हमारी मॉलिकुलर एक्सिस है तो ये PZ है, ये PX है, तो यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि ये एक साइन की ओवरलैप 2 साइन से हो रहा है। तो ए वाले में तो बनेगा नहीं सर। 2s और 2px फिर से वही बात हो गई क्योंकि z जो है मॉलिकुलर एक्सिस है, s इस पे आएगा और 2px ऐसे आएगा। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। एक साइन से 2 साइन ओवरलैप मतलब नो ओवरलैपिंग, 0 ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ये dxy या dx² मतलब y² है, इनमें से कोई भी z एक्सिस पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा, तो ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। हालांकि इसकी फिगर को हम देख सकते हैं लेकिन बहुत डिटेल में इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। 2s और 2pz की अगर बात करें तो 2s और 2pz में ये देखिए ये 2pz ऑर्बिटल है
और ये 2s ऑर्बिटल है, ये जेड एक्सिस है, तो इसमें बहुत आराम से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो डी बन गया। जहां तक पी जेड और जब पी और डी की ओवरलैपिंग की बात होती है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पर जेड एक्सिस है तो डी में एक्स जेड या वाई जेड होना ही चाहिए था, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स जेड वाई जेड है नहीं, कोई ना कोई एक होना चाहिए था। तो इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा और हमारा सही ऑप्शन ओनली डी हो जाएगा, थर्ड हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर आप इसको ऐसे भी देखना चाहें, बना के भी देखना चाहें, तो देखो ये जेड एक्सिस है मान लीजिए, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब अगर आपने ये एक पी ऑर्बिटल बनाई पी जेड और एक्स स्क्वायर मना वाई स्क्वायर ऐसे बनती है, तो स्ट्रेट कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अगर हम इसको इसमें मिला भी दें तो एक ऑर्बिटल दो साइन के साथ मर्ज होने लगेगी, तो भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आप कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर बना के भी देख सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पर जैसा मैंने बताया उसके आधार पे आप निकालें और थर्ड ऑप्शन करेक्ट करें। रिबोज शुगर के लिए बताना है क्या बात सही है, जो डीएनए में रिबोज शुगर होता है। हालांकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में रिबोज होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसी को समझ लेंगे कि ये वही बात कह रहा है कि ये पेंटोज शुगर है। जी हाँ, 5 कार्बन की होती है, प्रेजेंट इन पायरानोज फॉर्म। तो ये गलत हो गया क्योंकि पायरानोज रिंग ऐसे होती है, इस तरह से 6 मेंबर रिंग होती है, और ये जो राइबोज होता है ये 5 मेंबर रिंग होता है इस तरह से। इसको फ्यूरानेज फॉर्म कहते हैं। ये पायरानोज नहीं है, ये फ्यूरानेज है, फ्यूरेन से जो है इंस्पायर्ड है। तो प्रेजेंट इन पायरानोज फॉर्म ये गलत हो गया, फ्यूरानोज फॉर्म होना चाहिए। डी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ भाई डीएनए आरएनए में डीऑक्सी रिबोस और डी रिबोस दोनों डी फॉर्म में होते हैं। डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल शुगर सीरीज है, यानी कि लास्ट बट 1 कार्बन पे जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस पे OH राइट साइड अगर है तो वो डी सीरीज है और लेफ्ट साइड है तो एल सीरीज है। डी इज अ रिड्यूसिंग शुगर व्हेन फ्री, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपका एक OH फ्री होगा, हेमी एसिटिल रिंग वाले कार्बन पे OH फ्री होगा, तो हेमी एसिटिल वाले पे अगर OH फ्री है तो वो रिड्यूसिंग होता है, ये बात सही है। ई में इन अल्फा एनोमेरिक फॉर्म, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डीएनए आरएनए में है वो बीटा डी है, अल्फा डी नहीं है, तो बीटा डी हमारा अल्फा नहीं है। तो मुझसे पूछा कौन कौन सही है, क्या सही पूछ रहा ना, करेक्ट आंसर, हाँ। तो ए सही है, सी सही है और डी सही है, यानी कि फर्स्ट सही है। तो 68 का हमारा फर्स्ट सही हो गया। तो इस तरह से बच्चा हमने अपने पार्ट के क्वेश्चन आपको डिस्कस किए 68 तक, आगे विजय सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। चलिए बेटा, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 69, दी गई अभिक्रिया में कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ये बेटा हाँ ना वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डेंजर होते हैं। तो देखिए बेटा, कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। रिडॉक्स का मतलब बेटा ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेटा एक साथ, देखो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ बेटा -1, यहाँ सल्फेट में सल्फर की +6 +4, ये बेटा रिडॉक्स है। यहाँ देखो कॉपर की बेटा +2, यहाँ कॉपर की बेटा 0, यहाँ Zn की बेटा क्या है +2, यहाँ Zn की बेटा क्या है 0, ये भी बेटा रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स है। यहाँ देखो बेटा हाइड्रोजन की क्या है 0, ऑक्सीजन की क्या है 0, यहाँ पर हाइड्रोजन की बेटा +1 और ऑक्सीजन की बेटा क्या है -1, ये भी बेटा रिडॉक्स है। ये देखो बेटा चौथा
एसिड की रिएक्शन बेस से और सॉल्ट एंड वाटर बन रहा, चौथी रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ये बेटा रिडॉक्स नहीं है, चेक कर लो। यहाँ देखो Cl बेटा -1, Na बेटा +1, यहाँ Na बेटा +1, Cl बेटा -1, यहाँ ऑक्सीजन -2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2, यहाँ हाइड्रोजन बेटा +1, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बेटा +1। तो बेटा पहले में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही, दूसरे में चेंज हो रही, तीसरे में चेंज हो रही, चौथे में चेंज नहीं हो रही। तो करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ। अगला देखिए बेटा, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम। देखो 2 फ्लास्क है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, वॉल्यूम सेम है। एक में बेटा क्या हाइड्रोजन है, दूसरे में बेटा क्या SO2 है, ठीक। तो देखो बेटा वॉल्यूम सेम है, प्रेशर बेटा सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो अवोगैड्रो बेटा क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल बेटा क्या होगा, सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, सेम। ये बेटा क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, ये भी बेटा क्या होगा, सेम। तो मॉलिक्यूल सेम होगा बेटा, एटम सेम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा। जैसे बेटा इसमें एटम बेटा मान लो अगर इसमें मॉलिक्यूल n है, तो इसमें एटम बेटा क्या होगा 2n, तो इसमें एटम बेटा कितना होगा 3n, ठीक। इसमें अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन बेटा हाइड्रोजन में केवल कितने होंगे, 2, जबकि उसमें बहुत ज्यादा। तो आंसर 70 का बेटा थर्ड। किस लॉ के अकॉर्डिंग, अवोगैड्रो प्रिंसिपल। सेम प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर पर, अंडर सिमिलर कंडीशन, अगर बेटा वेसल का वॉल्यूम भी सेम है तो नंबर ऑफ मोल एज वेल एज मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सेम। अगर एटॉमिसिटी सेम है तो बेटा नंबर ऑफ एटम सेम होता है। अब देखिए एक गैसियस रिएक्शन है, ठीक, कह रहा बेटा फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हेन 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटली इज। देखो बेटा मान लो बेटा इसका इनिशियल प्रेशर कितना है, P0, नो डिसोसिएशन 0, ये बेटा क्या होगा 0। तो इनिशियल प्रेशर बेटा P0 है, आपसे कह रहा फाइनल प्रेशर इनिशियल का कितने टाइम्स होगा। अनडाउटली देखो बेटा रिएक्शन डिसोसिएशन है, नंबर ऑफ मोल बेटा इंक्रीज कर रहा, तो प्रेशर भी बेटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मान लो बेटा इसका x ATM खर्च हुआ, तो बोलो बेटा इसका कितना बनेगा 2x, इसका बेटा कितना बनेगा x/2, ठीक। ये बेटा पार्शियल प्रेशर है, ये बेटा पार्शियल प्रेशर है, ये बेटा पार्शियल प्रेशर है, ठीक। अब देखो यहां पर x क्या है, x बेटा P0/2 है, क्योंकि ये क्या कह रहा 50% बेटा N2O5 खर्च हो रहा, तो 50% बेटा प्रेशर घट जाएगा। जरा टोटल प्रेशर निकालो बेटा, टोटल प्रेशर बेटा क्या आया, P0 प्लस x, ये इधर x बचा, प्लस x/2, ये बेटा आया P0 प्लस 3x/2, ठीक। यहां से बेटा x की जगह P0/2 लिख दो, P0 प्लस 3/2, एंड ये बेटा x बेटा P0/2, तो कितना हो गया बेटा 4, 4P0 प्लस 3P0 डिवाइड बाई बेटा 2, तो टोटल बेटा ये कितना आ गया 7P0/2, नहीं होगा बेटा ये 4 होगा, या एल्स ये बेटा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। तो आंसर बेटा क्या आ गया 7/4 टाइम्स।
फिर से देखिए बेटा, गैसियस रिएक्शन है, मान लो इनिशियल प्रेशर N2O5 का P नॉट है 0 ठीक। मान लीजिए ये कह रहे हैं बेटा 50 पर, हमने मान लीजिए x इसका खर्च हुआ तो इसका कितना बनेगा 2x x/2, टोटल प्रेशर बेटा इतना हुआ, x बेटा क्या दिया 50%, तो ये देखो बेटा x P0/2 यहाँ रख दो, रख दीजिए ठीक। तो बोल ये बेटा आपका क्या इनिशियल, तो कितने टाइम्स हुआ 7/4 टाइम्स, तो 71 का बेटा कौन सा हो गया फोर्थ। 72 देखो, which of the following arrangement with respect to the reactivity in nucleophilic addition, देखो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना पसंद करते हैं, तो देखो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देना पसंद करते हैं, तो जब बेटा इन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ठीक, तो इसका पाई बॉन्ड बेटा क्या हो जाता है पोलराइज, कार्बन पे क्या चार्ज डेवलप होता है प्लस, ऑक्सीजन पे बेटा माइनस, तो बेटा रिएक्टिविटी कार्बोनिल कंपाउंड की टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे डिपेंड करती है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का बेटा मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। अब जरा देखिए, एक आपका बेटा बेंजल्डिहाइड है ठीक, दूसरा बेटा आपका क्या है एसिटोफिनोन है, और बेटा क्या है नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, और एक बेटा पैराटोलिडल्डिहाइड है। तो देखो बेटा हमको क्या देखना है, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा होगा वो बेटा रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, और पॉजिटिव चार्ज को कौन बढ़ाता है -I -R, कौन घटाता है +I +R। तो जरा देखिए बेटा ये मिथाइल ग्रुप कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा, ये मिथाइल भी बेटा कम कर रहा, ये नाइट्रो बेटा आपका बढ़ा रहा है, जबकि यहां कोई ग्रुप नहीं लगा, रिंग है बेटा ठीक है ना, रिंग तो सब में कॉमन है। तो देखो बेटा रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -R -I इनवर्सली +R +I, तो देखो यहां बेटा NO2 ग्रुप है ठीक, -R भी है -I भी है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो देखो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड किसमें सबसे ज्यादा है बेटा सेकेंड एंड थर्ड में ठीक। उसके बाद देखो ये बेटा पॉजिटिव चार्ज को घटा रहा है, ये +I है यहाँ पे, तो इसके कारण रिएक्टिविटी बेंजल्डिहाइड से कम, इसकी भी रिएक्टिविटी बेंजल्डिहाइड से कम, तो पैरा नाइट्रो के बाद कौन आएगा बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड के साथ कौन आएगा बेंजल्डिहाइड, ये हो गया। फिर देखिए ये एसिटोफिनोन है और ये आपका टॉल्विन वाला है, तो देरा देखिए बेटा ये वाला क्या है +R +I दोनों का काम कर रहा है ठीक है ना, जबकि यहां पर बेटा ये जो लगा हुआ है CH3 ये केवल +I का काम कर रहा, तो ये बेटा पॉजिटिव चार्ज को बेटा और कम करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, तो सबसे कम बेटा रिएक्टिविटी किसकी होगी एसिटोफिनोन की। तो देखो बेटा कौन सा आंसर है सबसे ज्यादा पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड, फिर बेटा पैराटोलिडल्डिहाइड, और फिर सबसे कम एसिटोफिनोन। तो आई थिंक इसका 72 का आंसर थर्ड, 72 का आंसर बेटा थर्ड ठीक है ना। चलिए फिर से देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बेटा रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा,
पॉजिटिव चार्ज को कौन बढ़ाएगा, माइनस आई माइनस आर, कौन घटाएगा, प्लस आई प्लस आर, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, उसी भी आप पर आंसर बेटा आपका क्या हो गया, थर्ड। 72 का बेटा थर्ड। अब देखिए 73, ए मैन हैज बीन आस्क्ड टू सिंथेसाइज दिस, ये कंपाउंड बनाना है। He thought of preparing the molecule using an aldol condensation reaction. He found a few cyclic alkene, ये चार दिया, कह रहा किससे बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आप बेटा कॉमन सेंस लगाओ तो देखो बेटा, इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो इधर भी एल्डिहाइड इधर भी एल्डिहाइड, जबकि आपको कीटोन चाहिए। इसकी करोगे तो बेटा इधर भी एल्डिहाइड इधर भी एल्डिहाइड, ये भी नहीं होगा। इसको करोगे तो बेटा देखो ये आपका क्या बना लेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये बेटा क्या बना लेगा, दिस कंपाउंड। तो करेक्ट आंसर बेटा आपका हो गया फर्स्ट, करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट, ठीक है ना। अब चलिए हम आपको बना के दिखा रहे हैं, देखिए कैसे आया। इधर देखिए, ये बेटा आपकी एल्कीन है, ये आपकी एल्कीन है। देखिए हम इससे बना के दिखा रहे हैं आप, देखो बेटा पहले आपने इसकी क्या की, ओजोनोलिसिस, नंबर 1 बेटा O3, फिर बेटा इसकी क्या किया, हाइड्रोलिसिस। तो देखो यहां से बेटा इसको कट कर दिया, ये बेटा C, इधर बेटा क्या आया, डबल बॉन्ड, इधर बेटा क्या हुआ, CH3, ठीक। ये बेटा एज इट इज, यहां पर बेटा C डबल बॉन्ड OH आ गया, ठीक। अब देखिए बेटा, इसके पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन आपको देखो ये कंपाउंड बनाना है, 5 कार्बन की रिंग, और बेटा ये, तो देखो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन बेटा इसको दे दो, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इसको दो। तो देखो आप बेटा इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो CH3 C, ठीक है। ये बेटा ये ग्रुप आपको मेंटेन रखना है, तो यहां वाला अल्फा हाइड्रोजन बेटा यूज करिए आप, ठीक है। तो यहां का जब अल्फा हाइड्रोजन आप यूज करोगे तो यहां पर बेटा क्या बचेगा, CH, ये CH2 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, ये C अल्फा हाइड्रोजन देखो यहाँ OH बना लिया, ये H बेटा एज इट इज है, और ये वाला आपका बॉन्ड से जुड़ गया, अल्फा हाइड्रोजन इसको दिया, ये हो गया। अब देखो बेटा इसके रिस्पेक्ट में आप जिसको गर्म करो, अब जब आप इसको गर्म करोगे तो बेटा क्या होगा, डिहाइड्रेशन। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये OH के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, तो यहां से बेटा निकलेगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये हो गया। यहां पर क्या आया, C CH2 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 C, ये आपका C हो गया, ठीक। और यहां पर बेटा डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका 5 कार्बन की रिंग हो गई। यही प्रोडक्ट बेटा आपका बनाना था। चलिए अगला देखिए, देखो बेटा प्रोपाइन की रिएक्शन HgSO4H2SO4, तो जब एल्काइन की रिएक्शन HgSO4H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड। नेट रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ फॉलोड बाय टाटोमराइजेशन। केवल एसिटिलीन एसिटल्डिहाइड देता है, बाकी सब कीटोन, नो कार्बन चेंज। तो देखो 3 कार्बन का बन गया। अब बेटा इसमें HCN जोड़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो देखो इधर CH3 हुआ, इधर C, इधर CH3,
एक तरफ बेटा OH आ गया, एक तरफ बेटा CN आ गया। अब देखो बेटा ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन में बेटा क्या होगा, CN की जगह बेटा क्या आ जाएगा, ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2। तो देख लो बेटा फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, CH3, एक तरफ बेटा, दो तरफ CH3, एक तरफ CH2NH2, एक तरफ बेटा OH। इसका करेक्ट आंसर बेटा आपका हो गया सेकंड। फिर से देखिए, पहले के बाद बेटा एसीटोन बना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, फिर बेटा CN किस में रिड्यूस हो गया, प्राइमरी एमीन। तो 74 का बेटा सेकंड। देखिए ये आपका एसिटल्डिहाइड, सॉरी एसिटिलीन एसिटल्डिहाइड प्रोपाइन बेटा क्या बनाती है, प्रोपेनॉन। फिर देखिए बेटा आपको ये हाफ रिएक्शन रिडक्शन दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया, स्टाइकियोमेट्री चेंज क्या रखा है, ई नॉट क्या होगा। देखो बेटा ई नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टाइकियोमेट्री पर डिपेंड नहीं करती। तो याद रखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल स्टाइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, तो वही बेटा रहेगा 75 का 4। 76 N2 + 3H2 गिव 2NH3। नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा रहा है, अमोनिया बना रहा है। देखो इन्होंने बेटा केसी पूछा, तो केसी के लिए आपको बेटा क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम पर ईच के मोल पर लीटर चाहिए, ठीक। इनिशियल मोल दिया, इन्होंने बेटा कहा अमोनिया जो बनी उससे बेटा HCl से रिएक्शन करा। इन्होंने बेटा डायरेक्ट अमोनिया नहीं दिया। जरा देखो बेटा HCl के मोल कितने बने, सॉरी HCl के मोल खर्च कितने हुए, कैसे निकालोगे, m इंटू वी ml/1000। तो बेटा ये 100 इंटू 5/1000, 0.5 मोल। इतना बेटा HCl खर्च हुआ, तो बेटा इतनी क्या बनी, इतनी अमोनिया बेटा बनी थी, क्योंकि NH3 + HCl क्या होगा, NH4Cl। तो बेटा अमोनिया यहां पर, अमोनिया कितनी बनी बेटा 0.5। अब जरा देखिए नाइट्रोजन कितना है 1, मान लो बेटा नाइट्रोजन का X खर्च हुआ, तो हाइड्रोजन का बेटा कितना खर्च होगा 3 - 3x। अमोनिया बेटा कितना बनेगा 2x। आप देखो वहां से निकला 2x, आपने अमोनिया कितना बनाया 2x। बेटा न्यूट्रलाइजेशन क्या कह रहा, अमोनिया कितना बना बेटा 0.5, तो x बराबर बेटा कितना हुआ 0.25। अब जरा देखो ये आपका 0.5 हो गया, ये आपका बेटा 0.5 हो गया, 3 - 3 इंटू 0.25, बेटा ये कितना बचा 2.25। ये 1 - 0.25 बेटा कितना बचा 0.75। केसी बोलो क्या होगा, NH3 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर अपॉन N2 बेटा 0.75 इंटू 2.25 का बेटा क्या हो गया क्यूब। देख लो कौन सा आंसर, 0.5 का स्क्वायर 0.75 2.25 का क्यूब। 76 का आंसर बेटा फर्स्ट। 87 नंबर ऑफ T2G एंड EG इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा निकल में ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या है +4 है, ठीक। तो देखो बेटा निकल पर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, वैसे बेटा फ्लोराइड आयन क्या वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन चूंकि Ni पे +4 चार्ज है, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, और ये बेटा क्या करेगा पेयरिंग करेगा। तो देखो बेटा आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, निकल का कॉन्फ़िगरेशन बेटा
3D8 4S2 Ni+4 का बेटा क्या हुआ 3D6। ठीक, अब देखो बेटा आपके पास आपके d ऑर्बिटल स्प्लिट हुई, ये आपका बेटा T2G है, ये बेटा इजी है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम कर रहा है, तो बेटा ये 6 इसी में रहेंगे। ठीक, पेयरिंग हो जाएगी तो Eg में कितने होंगे 0 और T2G में बेटा कितने होंगे 3। अगर यहाँ पर बेटा Ni+2 होता तब पेयरिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ +4 है, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा, जिसके कारण बेटा क्या हो जाएगा पेयरिंग। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, देखो बेटा ये आपका एलाइल कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। ये बेटा इथाइल कार्बोकेटाइन है, ये बेटा क्लोरोकार्बोकेटाइन, क्लोरोमिथाइल कार्बोकेटाइन है, बहुत कम स्टेबल क्योंकि Cl पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि बेटा पॉजिटिव चार्ज कितना कम। ये बेटा मोस्ट स्टेबल होगा, याद कर लो। कार्बोकेटाइनिक कार्बन के बगल वाला एटम अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो ऐसा कार्बोकेटाइन दिखने में बेटा कैसा होगा प्राइमरी, लेकिन वो टर्सरी से भी ज्यादा स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ये बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे देगा, तो यहां पर बेटा क्या होगा CH3O डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन पे चार्ज बेटा खत्म हो जाता है, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती। अगर इसमें ओवरऑल ऑर्डर देखोगे तो फर्स्ट के सॉरी फोर के बाद फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड, तो 78 का करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ। 79 एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, कौन सी रिएक्शन है बेटा कार्बेल एमीन रिएक्शन, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड को बेटा बोलते हैं कार्बेलामीन, बहुत बैड स्मेल होती है। अब बेटा इसका हम क्या कर रहे हैं रिडक्शन, तो बेटा आइसोसाइनाइड रिडक्शन पे सेकेंडरी एमीन बनाती है, क्या बनाएगी बेटा सेकेंडरी एमीन NHCH3। देख लो बेटा कौन सा है करेक्ट आंसर बेटा, अगर X पूछता तो बेटा ये आंसर था, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ, 79 का फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, याद रखो बेटा एल्कोहल में, प्राइमरी एल्कोहल में इथाइल एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्यों बेटा आइडोफॉर्म के लिए हम लोग क्या लेते हैं I2 और NaOH। आयोडीन बेटा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करके बेटा किस में कन्वर्ट कर देगा एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड के पास CH3CO ग्रुप है बेटा दे देगा। देखो एक्चुअल में आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास CH3CO ग्रुप हो, एल्डिहाइड में केवल एस्टल्डिहाइड, कीटोन में बेटा एल्केनोन 2। ठीक, तो देखो यहां पर भी बेटा ये ग्रुप है देगा, यहां पर भी देखो ये ग्रुप है ये देगा। याद रखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसमें ये ग्रुप है, या बेटा इसका डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड जिसके पास CH3CO ग्रुप है उसका डेरिवेटिव बेटा एसिड क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटामाइड या बेटा एस्टर, ठीक है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा।
लेकिन वो एस्टर बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है जिसमें अल्कोहल वाला पोर्शन इथाइल अल्कोहल हो। 80 का आंसर बेटा थर्ड। फिर देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट? ब्यूटाइन 2 है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बेटा। बर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बेटा क्या होगा? ट्रांस एल्कीन 2 बनता है। तो देखो यहाँ ट्रांस बन रहा बेटा, बिल्कुल सही है पहला। फिर देखो एसीटोन की रिएक्शन ZnHgSCl, कौन सी रिएक्शन है? क्लीमेंसन रिएक्शन। CO किस में कन्वर्ट होता है? CH2। ये भी रिएक्शन सही है। फिर देखो बेटा, जब ब्यूटाइन 2 की रिएक्शन पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या कहते हैं? लिंडलार कैटालिस्ट, क्या बनाता है बेटा? सिस एल्कीन 2 बनाता है, सिस एल्कीन बनाता है। जबकि यहाँ क्या बन रही? ट्रांस, गलत है। जबकि देखो यहाँ पर बेटा सिस बना रहा है, ये सही है। ठीक, तो पहला बेटा सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, गलत कौन सा है? तीसरा। और आपको गलत बेटा ढूंढना है। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में बेटा रिडक्शन पे प्रोडक्ट क्या होता है? ट्रांस एल्कीन। और बेटा लिंडलार में सिस एल्कीन। देखो बेटा, एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रहे? HBr से। ठीक, क्या बनेगा? RBr। रिएक्टिविटी बेटा किस पे डिपेंड करती है? एल्काइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। जिसका कार्बोकेटायन बेटा जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब जरा देखिए, प्रोपेनॉल 1, देखो बेटा ये 1 नंबर पे OH है, 1 नंबर पे बेटा फिनॉल है। ठीक, अब जरा इसका बेटा OH हटा के कार्बोकेटायन बनाओ। तो देखो बेटा ये बेंजाइल कार्बोकेटायन में सेकेंडरी है। इधर बेटा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन से। दूसरे में देखो बेटा प्रोपेनॉल 2 है, प्रोपेनॉल 2 है। प्रोपेनॉल 2 का बेटा कार्बोकेटायन CH3 CH प्लस CH3 हो गया। 2 डिग्री का एल्काइल कार्बोकेटायन। अब जरा ये तीसरा देखो बेटा, 3 फिनाइल। 3 फिनाइल मतलब 3 नंबर पे बेटा फिनाइल ग्रुप है। CH2 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 OH। अब अगर बेटा इसका जब कार्बोकेटायन बनाओगे तो ये बेटा CH2 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 प्लस, ये बेटा प्राइमरी एल्काइल कार्बोकेटायन। तो अनडाउटली पहले का कार्बोकेटायन बेंजाइल है और बेटा साइड में एल्काइल ग्रुप है, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा। पहले का कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर देखो ये बेटा सेकेंडरी एल्काइल है, ये प्राइमरी, तो फिर बेटा दूसरा वाला हो गया, फिर बेटा तीसरा वाला हो गया। 1 2 3, 82 का आंसर थर्ड। फिर देखिए बेटा 83, 83 बेटा एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। जब किसी इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड लाइक NaCl को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पहले बेटा आपका NaCl या XY डिसोसिएट होता है बेटा किसमें? X प्लस गैस Y माइनस गैस। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? एक मोल आयनिक सॉलिड को गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देते हैं दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। एंडोथर्मिक
फिर बेटा आयन वाटर के कांटेक्ट में आएगा, क्या होगा, हाइड्रेशन, उसको क्या बोलोगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हेस लॉ लगा लो। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन, देखो एक स्टेप आपने NaCl यानी XY इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बन गया। तो एक स्टेप वाले उस हीट चेंज को क्या बोलोगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली उसमें दो स्टेप है, पहले बेटा ये वाला स्टेप होता है, फिर हाइड्रेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो बेटा कौन सा है, थर्ड। किस लॉ के अकॉर्डिंग, हेस लॉ। 84 देख लो, देखो ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। 84 आपको बेटा ये रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन बेटा कुछ इनकम्प्लीट है। मैं जरा रिएक्शन देखता हूं क्या है ये बेटा B+3, नहीं, एक मिनट, ये बेटा यहां पर गलत आ गया है। क्वेश्चन ये है कि फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स B+3C, 2A गिव्स B+3C, ये बेटा आपको रेट दिया है, K1 K2 K3 में रिलेशन चाहिए, बहुत आसान है। इसको बेटा ऐसे लिखो 1/2 DA/dt इक्वल टू बेटा क्या होगा, प्लस dB/dt इक्वल टू क्या होगा, 1/3 dC/dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, dA/dt बेटा क्या दिया है, K1A² अपॉन 2 हो गया। dB/dt बेटा क्या दिया, K2A², और ये बेटा क्या दिया, 1/3 K3A²। बेटा A² तीनों जगह से हटा दो, क्या बचा, K1/2 बराबर K2 बराबर K3/3। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ। 85 देखो, इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन था बेटा ये रिएक्शन दी है देखो बेटा ये रिएक्शन बोल रहे हैं, एरो बना लो। देखो ये प्लस है, सी बेटा क्या है, प्रोडक्ट, और उसकी स्टाइकियोमेट्री कितनी है, 2। डी बेटा रिएक्टेंट है, तो उसकी स्टाइकियोमेट्री बेटा कितनी है, 3। ए बेटा आपका प्रोडक्ट है, देखो प्लस है ना, तो ए इस तरफ रखो, 4A हो गया। बी बेटा आपका रिएक्टेंट है, स्टाइकियोमेट्री कितनी है, 1, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। B+3D गिव्स 4A+C। तो करेक्ट आंसर बेटा सेकंड। देखो जिसमें प्लस लिखा है वो बेटा प्रोडक्ट है दाहिने तरफ, जिसमें माइनस लिखा है वो रिएक्टेंट है बेटा लेफ्ट साइड, और जो डिनोमिनेटर है वो उसकी बेटा स्टाइकियोमेट्री है। फिर देखिए बेटा CHONH2, तो ये आपका बेटा क्या है, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है, तो इसको प्रायोरिटी दो बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। इन दोनों बेटा हम अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या नाम होगा, 3 एमिनो, 5 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन बेटा साइक्लोहेक्सेन हो गया, और CHO को क्या बोलेंगे, कार्बेल्डिहाइड। तो आंसर बेटा थर्ड, 3 एमिनो, 5 हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्सेन, कार्बेल्डिहाइड। तो 86 का बेटा थर्ड। 86 बेटा हो गया आपका थर्ड।
अब आइए 87, द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। मोस्ट नॉन मेटेलिक बेटा कौन होता है? जो पीरियोडिक टेबल के दाहिने तरफ हो, ठीक। सेवेंथ ग्रुप वाले या जीरो ग्रुप वाले, जीरो वाला ग्रुप वाला है नहीं तो सेवेंथ ग्रुप वाला देख लो। आंसर बेटा क्या हुआ? फोर्थ। ये बेटा सिक्स ग्रुप है, ऑक्सीजन फैमिली। ये बेटा कार्बन फैमिली है। ये बेटा नाइट्रोजन फैमिली है। और ये बेटा आपकी क्या है? हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन मोस्ट नॉन मेटेलिक हो गए। 87 का फोर्थ। लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटेलिक बढ़ता है। डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, देखो। देखो बेटा, ये हम इसको y मान ले रहे हैं, इसको x मान ले रहे हैं, तो डी एक्स वाई बेटा इस तरीके का आएगा। ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। पी एक्स बेटा, पी एक्स ऑर्बिटल बेटा वाई एक्स वाई जेड एक दूसरे से 90 डिग्री से पर होते हैं। पी एक्स ऑर्बिटल बेटा क्या होगा? वाई एक्सिस से 90 डिग्री पर होगा, वो बेटा इस तरीके का होगा। ये बेटा हो गया आपका पी एक्स। अब देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, तो इनमें बेटा साइड बाई साइड क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग पे बेटा साइड बाई साइड से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। 88 का बेटा थर्ड हो गया। यहाँ डी एक्स वाई है ही नहीं है तो छोड़ो। फिर देखिए, प्रेडिक्ट देयर विल बी एनी प्रेसिपिटेट बाय मिक्सिंग दिस। देखो, प्रेसिपिटेशन के लिए बेटा क्या जरूरी है? आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक। प्रेडिक्ट इफ देयर विल बी एनी प्रेसिपिटेट बाय दिस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, ठीक। तो देखो बेटा, प्रेसिपिटेट कब होगा? जब आयनिक प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो। चलो हम लोग देखो, यहां पर बेटा AgNO3 है, इसमें क्या डाल रहे हैं? NaCl। प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? AgCl का। तो चलो जरा के आयनिक प्रोडक्ट बेटा AgCl का निकालते, Ag प्लस Cl माइनस। तो देखो बेटा, मिलाने के पहले सिल्वर नाइट्रेट बेटा 0.01 है, मिलाने के पहले Ag प्लस बेटा कितना है? 0.01। लेकिन मिलाने के बाद बेटा आधा हो जाएगा, क्यों? इक्वल वॉल्यूम है। देखो ये वॉल्यूम इक्वल है, जब मिलाओगे तो वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन आधी। सिमिलरली मिलाने के पहले Cl माइनस बेटा कितना है? 0.01। मिलाने के बाद क्या होगा? 0.01 डिवाइड बाई 2। तो ये बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁵ आएगा। ये आपका आयनिक प्रोडक्ट है। क्लियरली दिख रहा आयनिक प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से बहुत बहुत ज्यादा है, प्रेसिपिटेट बेटा हो जाएगा। सिंस आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉलिबिलिटी, नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, गलत। सिंस आयनिक प्रोडक्ट इज लेसर देन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, यहां लेस का मामला ही नहीं। Since ionic product is lesser than solubility product, precipitation will occur na. Ionic product is greater than soluble, precipitate will occur. तो 89 का बेटा आंसर थर्ड। आयनिक प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर बेटा सेम होता है तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड। तो 89 का बेटा थर्ड। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये तो सबको आंसर बेटा रटा होगा। थर्ड ग्रुप के हैलाइड का लुइस एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है ना। लुइस एसिडिक कैरेक्टर एक्सपेक्ट होता है कि BF3 का ज्यादा होगा, लेकिन बेटा BF3 में क्या हो जाता है? बैक बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन की भूख बेटा उसमें कम हो जाती है, तो इसलिए लुइस एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा बेटा किसका होता है? Bi3, फिर बेटा BbR3,
फिर बेटा BCl3, फिर बेटा BF3। तो करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ। ठीक है बेटा, तो ये आपका बेटा आज जो FLT20 हुआ बेटा उसका केमिस्ट्री का डिस्कशन था। पहले बेटा अप टू 68 तक संजीव सर ने किया, उसके बाद बेटा हमने किया। उम्मीद करते हैं कि बेटा हम दोनों लोगों के डिस्कशन से इस पेपर के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, जो भी कंफ्यूजन्स होंगे बेटा, वो आपके दूर हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।